हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास कंपनीज एक्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने अपने पास काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल पर छोड़ दिया था। तो उससे पहले हमने देख लिया था ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, ये सब हमने अपने पास डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अब आते हैं अपने पास, हमारे पास कितने तरीके के बेसिकली शेयर्स होते हैं। तो जितने बच्चे कॉमर्स वाले हैं वो तो सारे जानते ही हैं, हमारे पास शेयर्स दो तरीके के होते हैं। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं? सबसे पहले वही दिए जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब कंपनी वाइंड अप होती है तो वाइंड अप होने में पैसा इक्विटी वालों के मुकाबले पहले दिया जाता है। इक्विटी वालों को सबसे आखिर में मिलता है, उनसे पहले जो प्रेफरेंस मिलती है वो मिलती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इसलिए उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं। एक और वजह से भी बोलते हैं, जब डिविडेंड बटेगा तो डिविडेंड इक्विटी वालों को बंटने से पहले प्रेफरेंस वालों को बंटता है। तो ये दो रीजंस है जिन वजह से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि उनको डिविडेंड पहले मिलता है इक्विटी वालों से, और दूसरा जब कंपनी बंद होती है तो पैसा जब चुकाया जाता है तो इक्विटी वालों से पहले प्रेफरेंस वालों को पैसा चुकाया जाता है। ठीक है, अब इक्विटी शेयर्स हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स, दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स को हम शॉर्ट में DVRs बोलते हैं। DVR, अब देखो इसका मतलब क्या है। देखो पहले इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है। लेट अस सपोज एक कंपनी में 1 लाख शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, और मान लो इनमें से तुम्हारे पास 10,000 शेयर्स हैं। 10,000 शेयर्स तुम्हारे पास हैं। ठीक है, तो होता क्या है, एक कंपनी एक साल में एक बार ज़रूर मिलती है मेंबर्स के साथ, और मेंबर्स से डिस्कशन की जाती है कि आगे क्या प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो वो जो मेंबर्स के साथ मीटिंग की जाती है उस मीटिंग को बोलते हैं हम AGM। AGM का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। सालाना जलसा मीटिंग कह लो। सालाना मतलब साल, एक साल की, एनुअल, जनरल मतलब पूरी पब्लिक की मीटिंग। तो उसमें क्या होता है, कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको इनवाइट करा जाता है कि आप आओ और कंपनी में हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। तो आप, क्योंकि आपके पास सबसे ज़्यादा पैसा, आपने पैसा डाल रखा है, आप ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो ये बात कहाँ डिसाइड होती है? AGM में। अब AGM में जब आप जाओगे तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल ये डिसाइड करना है कि इस आदमी को डायरेक्टर अपॉइंट करना है या नहीं करना। ये बात एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होती है। ठीक है, अब डिसाइड करने के लिए कुछ लोग कहेंगे हाँ इसको करो, कुछ कहेंगे नहीं इसको करो। तो फिर क्या करना पड़ता है, उसके लिए वोटिंग करनी पड़ती है। तो सबके पास, जितने भी शेयर होल्डर, सबके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। तो कितने वोटिंग राइट्स होते हैं? जितने शेयर्स आप होल्ड करोगे उतने वोट्स आपको मिलेंगे। तो जैसे तुम्हारे पास कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स हैं, तो तुम्हारे पास 10,000 वोट्स होंगे। तुम अकेले इंसान के पास 10,000 वोट होंगे। वो तुम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तुम चाहो तो 6,000 वोट ही यूज़ करो, 4,000 ना यूज़ करो, 10 के 10 यूज़ कर लो, एक भी ना करो, वो तुम्हारे ऊपर है। बट तुम्हारे पास वोट कितने हैं? 10,000 वोट हैं तुम्हारे पास। ठीक है, अब ऐसे सारे जितने भी शेयर्स हैं सबके पास टोटल 1 लाख वोट्स होंगे अलग अलग। जैसे तुम्हारे पास 10,000 हैं, मान लो मेरे पास, ये मेरा हिसाब है, मेरे पास 20,000 शेयर्स हैं, तो मेरे पास 20,000 वोट्स हो जाएंगे। फिर बचे हुए किसी और के पास होंगे जिनके पास जितने जितने वोट हैं उतने उतने आपको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब इनको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स। ठीक है, अच्छा, एक होते हैं DVRs, DVD नहीं, DVR, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। किसी को अगर स्पेलिंग में
प्रॉब्लम हो रही हो तो ये लो, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अब देखो ये तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि हाँ भाई तुम लोग मीटिंग में जा रहे हो, बट तुम लोग एक्चुअली में काफ़ी लोग इन मीटिंग में जाते ही नहीं हैं। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं तो रिलायंस की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो पता कहाँ होती है, मुंबई में। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं एक मीटिंग अटेंड करने के लिए मुंबई जाऊँगा, ठीक है, या मैं अपना पढ़ाने पे ध्यान रखूँगा, पढ़ाने पे ध्यान रखूँगा क्योंकि तुम्हारे पेपरों की पढ़ाई करवाऊँ या मीटिंग अटेंड करूँ जा जाके, पेपर आ रहे हैं ना। तो अब सवाल ये है कि भाई मुझे मीटिंग से कोई मतलब ही नहीं है ना। तो फिर ऐसा क्या होता है कि कंपनी को डीवीआर्स इशू करने पड़ते हैं। तो डीवीआर्स देखो बेसिकली होता क्या है, कंपनी को जब दिखता है कि यार कुछ कुछ लोग मीटिंग में अटेंड ही नहीं करेंगे, तो कंपनी से क्या कहती है, तुम्हें जब मीटिंग में आना ही नहीं है तो तुम वोटिंग राइट से क्या करोगे, मैं तुम्हारे वोटिंग राइट्स वापस ले लेती हूँ। ठीक है, तुम्हें अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रही है और तुमसे कोई चीज़ कहते हैं मैं छीन लूँगा, तो तुम जाने दोगे? नहीं। तुमने अगर कोई चीज़ खरीदी, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन के साथ तुम्हें चार्जर मिलता है फ्री में मिल रहा है मान लो। अब अगर कोई तुमसे कह रहा है मैं तुम्हारी ये फ्री की चीज़ छीन लूँगा, तो तुम क्या करोगे? थप्पड़ मार के भगा दोगे, लेने नहीं दोगे उसको ठीक है, तो भाई कंपनी तुम्हें शेयर दे रही है, शेयर के साथ साथ आते हैं वोटिंग राइट्स। कंपनी कह रही है मैं तुम्हारे वोटिंग राइट्स छीन लूँगी, तो तुम जाने दोगे? नहीं। तुम कहोगे भले ही मैं मीटिंग अटेंड ना करूं, पर मेरे पास अधिकार तो होना चाहिए मीटिंग अटेंड करने का। ठीक है, चलो मैं हूं कंपनी मैं तुम्हारे वोटिंग राइट छीनना चाह रहा हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं, चलो एक काम करो, तुम मुझे अपने वोटिंग राइट्स दे दो, बदले में मैं तुम्हें क्या करूंगा, डिविडेंड जो है वो ज़्यादा दूंगा। अगर मैं बाकी जिनके पास वोटिंग राइट्स है उनको 10% डिविडेंड देता हूं, मैं तुम्हें 50% ज़्यादा दूंगा, यानी कि 15% डिविडेंड दूंगा। अब दोगे मुझे वोटिंग राइट्स? अब दोगे ना? ट्राई देख रहे हो ना, हर चीज़ की कीमत होती है। कह लो कि अगर मैं तुम्हारे वोटिंग राइट छीन रहा हूं तो बदले में तुम्हें 50% डिविडेंड ज़्यादा दे रहा हूं, कि जितना उनको दूंगा जिनके पास वोटिंग राइट्स है उससे 50% ज़्यादा तुम्हें दूंगा। अब तुम्हें मीटिंग से कोई मतलब है? नहीं। पर पैसे से मतलब है, पैसा 50% ज़्यादा मिलेगा। लालची लोग मान गए ना। तो यही होते हैं डीवीआरस, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जहां पे कंपनी क्या करती है, आपके वोटिंग राइट्स या तो छीन लेती है या आपको वोटिंग राइट्स कम देती है। मान लो आपके पास अगर 10,000 शेयर्स हैं तो 50% वोटिंग राइट्स ही मिलेंगे, मतलब सिर्फ 5,000 वोट्स, या मेरे पास जैसे 20,000 शेयर्स हैं तो मुझे 10,000 वोट्स ही मिल रहे हैं। ठीक है, बदले में क्या करेगी कंपनी, डिविडेंड का अमाउंट बढ़ा देगी। तो वो डिविडेंड का अमाउंट जैसे ही ज़्यादा मिलेगा तो तुम ऑटोमेटिकली हाँ कर दोगे कि हाँ यार हमें मीटिंग से कोई मतलब नहीं है, पैसे आते हैं बदले में तो बढ़िया है। करेक्ट। तो इंडिया में सबसे पहले डीवीआरस इशू करे थे टाटा ने 2008 में। ठीक है, अच्छा देखो जी, इक्विटी शेयर कैपिटल कौन से होते हैं? दो तरीके के, एक होते हैं विद वोटिंग राइट्स या फिर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। तो इसमें आपके वोटिंग राइट्स अलग हो सकते हैं, डिविडेंड के राइट्स अलग हो सकते हैं, या किसी और मैटर पे आपके अधिकार अलग किए जा सकते हैं। ठीक है, तो टाटा मोटर्स ने 2008 में इंट्रोड्यूस किया था इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इन दिस इशू एवरी 10 ए इक्विटी शेयर्स कैरिड ओनली 1 वोटिंग राइट but would get 5 percentage points more dividend than that declared on each ordinary shares। तो टाटा ग्रुप ने क्या कहा था कि 10 शेयर आपके पास होल्ड करते हो तो मैं आपको सिर्फ 10% वोटिंग राइट्स ही दूंगा, मतलब 10 शेयर है, एक वोटिंग राइट दूंगा, बट बदले में आपको 5% डिविडेंड ज़्यादा दूंगा। ठीक है, तो अदर कंपनीज विच हैव इशूड डीवीआरस आर फ्यूचर रिटेल, जैन इरिगेशन अमंग अदर्स। और भी कंपनीज ने डीवीआर इशू करें। फ्यूचर रिटेल वैसे अब बंद हो गया है, फ्यूचर रिटेल को तुम शायद जानते होगे एक नाम से, बिग बाजार। बिग बाजार जो था वो फ्यूचर रिटेल ग्रुप का था, बंद हो गया है। फ्यूचर रिटेल ग्रुप ने भी डीवीआर इशू करे हुए थे। एक जैन इरिगेशन कंपनी उसने भी इशू करे हुए। ठीक है, अच्छा जी, अगला है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये हमने डिस्कस कर लिया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको
प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड में। जब डिविडेंड पे होगा तो इक्विटी वालों से पहले इनको पे होगा, और जब कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी, तो इक्विटी वालों से पहले प्रेफरेंस इनको दी जाएगी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इनका पेमेंट ऑफ डिविडेंड पहले दिया जाएगा, और जब रीपेमेंट की जाएगी कैपिटल की तो इक्विटी वालों से पहले इनको पे किया जाएगा। ठीक है, मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है मेरे अभी भी। आगे, कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिस्पाइट दैट इट इज इंटाइटल्ड टू आइदर बोथ ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, नेमली that in respect of dividends, in addition to the preferential rights to the amount specified as above, it has a right to participate whether fully or to a limited extent with capital not entitled to the preferential right, and that in respect of capital, in addition to the preferential right to the repayment on a winding up of the amount specified above, it has a right to participate whether fully or to a limited extent with capital not entitled to that preferential right in any surplus which may remain after the entire capital has been repaid। इतनी लंबी चौड़ी कहानी पढ़ने बैठोगे तो शायद एक बार में समझ ना आए। ठीक है, तो आओ मैं डिस्कस करता हूं पहले अपने पास टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, on the basis of conversion, on the basis of dividend, on the basis of excess profits or capital। तो देखो हमारी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दो तरीके की हो सकती है। एक होती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एक होती है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका मतलब होता है वो कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स की जिसका पैसा आपने अगर ले लिया तो वो वापस कर दोगे, कंपनी अपने पास वो पैसा लाइफ लॉन्ग नहीं रखेगी। ठीक है, इररिडीमेबल कौन से हुए? जिनका पैसा कंपनी ने एक बार लिया तो उनका पैसा जिंदगी भर वापस नहीं करेगी। ठीक है, एक बार आ गया तो पड़ा रहेगा जिंदगी भर। कब पैसा वापस मिलेगा? जब कंपनी बंद होगी, उससे पहले नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इंडिया में आप ये वाले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकते, इररिडीमेबल। इंडिया में अगर आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करने हैं तो वो कौन से होंगे? रिडीमेबल। तो इंडिया में मैक्सिमम टेन्योर कितना है? तो आप मैक्सिमम 20 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो, मैक्सिमम। ठीक है, एक सिचुएशन होती है जहां पे ये 20 साल नहीं 30 साल होता है। अगर आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है तो फिर आपकी कंपनी 30 साल तक प्रेफरेंसेस रख सकती है। अदरवाइज मैक्सिमम टेन्योर 20 साल का है, ये वाले आप इशू कर ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और दूसरे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? अगर मैं पूछूं सिर्फ कन्वर्टेबल तो मतलब क्या समझते हो? बदल जाना किसी दूसरी चीज में, कन्वर्ट हो जाना, करेक्ट। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब है ऐसी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी कि जब पैसे देने की बारी आई, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, तुमने मुझे लोन दिया, ठीक है, तुमने मुझे 50,000 रुपये का लोन दिया। अब तुमने क्या कहा था, ये पैसा हमें 6 महीने बाद वापस कर देना। मैंने कहा ठीक है। अब 6 महीने बाद जब तुम वापस आए तो मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, मैंने तुम्हें मान लो अपना मोबाइल दे दिया, अपना लैपटॉप दे दिया, अपनी बाइक दे दी। पैसे ना दे के कुछ और दे दिया तो मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया तुम्हारे पैसे को। वैसे ही कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कि जब पैसे लिए तो प्रेफरेंस शेयर दिए, जब वापस देने की बारी आई तो प्रेफरेंस शेयर नहीं दिए, क्या दिए, इक्विटी शेयर दे दिए। अब तुम कहोगे सर इससे क्या फ़ायदा? फ़ायदा है, इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड हमेशा ज़्यादा मिलता है।
हमेशा उनको डिविडेंड ज़्यादा मिलता है प्रेफरेंस वालों से। दूसरा, इक्विटी शेयर्स पे तुम्हें वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स पे तुम्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो तुम्हें वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे। प्लस अगर कोई ढीठ है, मुझे पैसे ही चाहिए, तो इक्विटी शेयर मार्केट में बिक रहे होंगे, बेच दो, पैसे ले जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो नॉन कन्वर्टेबल कौन से हो गए, जो कन्वर्ट नहीं होंगे प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में, यानी कि जिनके बदले आपको पैसे ही देने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगला होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। इसमें दो होते हैं, एक होती है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक होती है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कोई आइडिया है क्या होता होगा क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसमें अगर एक साल, किसी साल आपको डिविडेंड नहीं मिला, तो अगले साल जब आपको डिविडेंड मिलेगा तो पिछले साल का जुड़ के मिलेगा। तो वो क्या होता है, डिविडेंड आपका क्यूमुलेट हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। देखो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर ना एक रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, वो रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के नाम के आगे लिखा होता है, माथे पे वो स्टिकर चिपका के घूमता है अपने। जैसे अगर लिखा है 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने जितना भी पैसा डाला है उस पैसे पे 15% का डिविडेंड उनको मिलेगा, ठीक है। ये होता है 15% का मतलब। अब मान ये डिविडेंड ध्यान रखना, डिविडेंड कंपनी तभी दे सकती है जब उनके पास प्रॉफिट हुए हैं, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड कंपनी नहीं दे पाएगी, करेक्ट। अब मान लो किस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या डिविडेंड दे पाएगी? नहीं। तो अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, तो उसके साथ क्या होगा, अगले साल जब कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे ना, तो कंपनी क्या करेगी, अगले साल जो डिविडेंड देना हो तो देगी, साथ ही साथ पिछले साल जो नहीं दिया था वो भी देगी, ठीक है। तो ये क्या हुए, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो बताओ नॉन क्यूमुलेटिव कौन से होंगे, जिनको अगले साल डिविडेंड मिलेगा बट कौन से साल का, उसी साल का मिलेगा, पिछले साल का नहीं मिलने वाला। पिछले साल का नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है, अगर कंपनी को देखोगे कि प्रेफरेंस शेयर को देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस प्रॉफिट से कैपिटल, इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है पार्टिसिपेटिंग, एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब जब मैं बच्चों से पूछता हूं तुम पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग से क्या समझते हो, तो वो इस चैप्टर को जोड़ देते हैं पार्टनरशिप एक्ट से। कहते हैं कि सर जैसे एक्टिव पार्टनर होता था वैसे ही एक स्लीपिंग पार्टनर होता था, स्लीपिंग पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता था, वैसे ही ये लोग भी बिजनेस में पार्टिसिपेट करते होंगे, ये लोग बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते होंगे। नहीं, यही आया था ना, यही आया, किसी के दिमाग में ये आता, किसी के दिमाग में कुछ आता ही नहीं, कहते सर पता नहीं क्या होगा, किसी कंपटीशन में पार्ट ले लेता होगा, ठीक है। तो देखो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो होते हैं जो मैं एक सिंपल टर्म्स में कहूं लालची, ठीक है। अब लालची से क्या मतलब है मेरा, देखो जैसे मान लो 15% पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है, और 10 लाख रुपए के हैं। 15% पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए के, ठीक है। तो इनको डिविडेंड कितना मिलेगा, 10 लाख का 15%, जितना पैसा उन्होंने डाला है 10 लाख का 15%, कितना होगा 10 लाख का 15%? 1.5 लाख रुपए इनका डिविडेंड हो गया, ठीक है। अब देखो हमने क्या सीखा है, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड पहले मिलता है कि इक्विटी वालों को, प्रेफरेंस वालों को। मान लो कंपनी के पास प्रॉफिट्स हुए हैं 5 लाख रुपए के, ठीक है। 5 लाख में से पहले डिविडेंड किसको मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को, तो माइनस कर देता हूं प्रेफरेंस डिविडेंड, कितना हो गया 1.5 लाख, बचा कितना 3 लाख, सॉरी 3.5 लाख, ठीक है। अब मान लो इसमें से हमने इक्विटी वालों को भी डिविडेंड दिया,
मान लो इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया हमने 2.5 लाख रुपए का, अभी भी कितना बच गया? 1 लाख। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर लालची है, तो समझ में आ रहा लालची कैसे हो सकता है? वो लालची कैसे होगा? वो कहेगा मुझे इस 1 लाख में भी दो, वो इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो उसको मिलेगा। अगर कंपनी ने शेयर इशू करते वक्त ही कहा है आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होगे, तो वो क्या कहेगा? मुझे जितना देना है दो, इक्विटी को जितना देना है दो, उसके बाद भी अगर बच जाए तो फिर तब भी मेरा मुंह खुला रहेगा, मैं तब भी खा सकता हूँ। लालची है ये। हाँ, इक्विटी वालों को देने के बाद बच जाएगा। ठीक है, इसका लालच इतना ही नहीं है, ये लालची और है। कैसे? नहीं, और एक और किस्म से लालची, यहां पे तो डिविडेंड के मामले में लालची है। हमने सीखा है कि कंपनी जब बंद होती है, वाइंड अप होती है, तो बंद होने में पैसा किसको पैसे पहले पहले मिलेगा? इक्विटी वालों को कि प्रेफरेंस वालों को? प्रेफरेंस वालों को पहले मिलेगा। तो मान लो कंपनी के पास कैश जो अवेलेबल है वो है मान लो 50 लाख रुपए का। ठीक है, तो प्रेफरेंस वालों को कितने पैसे मिलेंगे? उनके 10 लाख वापस मिलेंगे। तो हम इसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को उनका पैसा वापस कर देंगे, बचे 10 लाख, सॉरी बचे 40 लाख। मान लो इसमें से हमने इक्विटी वालों के भी दे दिए 30 लाख, अभी भी कितने बच रहे हैं? 10 लाख। तो लालची क्या होंगे? लालची कैसे होंगे? वो कहेंगे इस 10 लाख में से भी मुझे वापस चाहिए। ठीक है, अपना पैसा ले लिया, इक्विटी वाले का भी ले लिया, और साथ साथ क्या कह रहा है? बच जाए ना तो उसमें से भी मुझे दे देना। इनको बोलते हैं हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन से होंगे? जो इन 1 लाख और 10 लाख में हिस्सेदारी नहीं लेने वाले। करेक्ट। अब जो मैंने तुम्हें ये समझाया, अब ये चीज यहां पढ़ो, अब तुम्हें आ जाएगी समझ। ठीक है, इसमें लिखा है कि फुल्ली और टू लिमिटेड एक्सटेंट। हाँ हाँ, तो इस 1 लाख में तो पूरा पूरा 1 लाख ले सकते हैं, या कुछ हद तक कि 50% हमें दे देना, 50% इक्विटी वालों को दे देना। कंपनी डिसाइड करके रहती है, पहले से बता देती है कि आपको जब इशू करती है तभी बता देती है कि सरप्लस बचेगा तो आपको कितना मिलेगा उस सरप्लस में से। ठीक है, तो अपने पास तुम लोग रिकॉर्डिंग खोल के ये कॉपी कर लेना, रिकॉर्डिंग्स खोल लेना अपने पास और इसको कॉपी कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आ सकता है इसलिए बता दिया, तो उसको नोट डाउन कर लेना अपने पास रजिस्टर्स में। चलो, एक एक्सेप्शन दे रहा है, कह रहा है प्राइवेट कंपनी के केस में सेक्शन 43 कंपनी चाहे तो अपने एमओए और एओए में से एक्सक्लूड कर सकती है। सेक्शन 43 क्या है? सेक्शन 43 ये है कि प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, ये वाली बात अगर प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपने पास से सेक्शन 43 हटा सकती है कि भैया मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू नहीं करूंगी, या मैं प्रेफरेंस वालों को इस मामले में प्रेफरेंस नहीं दूंगी, किसी और मामले में प्रेफरेंस दूंगी। करना चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है प्राइवेट कंपनी। चलो जी, अब आ रहा है हमारा इंपॉर्टेंट चीज़, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है एक सिंपली सेइंग कंपनी का चार्टर। ये एग्जाम में वर्ड चार्टर लिखना है तुमने। इट इज़ द चार्टर ऑफ द कंपनी, या हम कह सकते हैं इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा होगा? तो इट डिफाइंस as well as confines the powers of a company.
ठीक है। तो सिंपली सेइंग एमओए कंपनी को बता रहा है कि सुनो तुम पता है ये काम कर सकते हो, तो वो कंपनी की डिफाइन कर रहा है पावर्स, बट एट द सेम टाइम वो ये बता रहा है सुनो तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो, यानी कि उनकी पावर क्या कर रहा है, वो कन्फाइन कर रहा है। कन्फाइन का मतलब होता है एक लिमिट तक सीमा में रखना, ठीक है। जैसे पापा मम्मी अगर तुम्हें कभी क्रेडिट कार्ड देते हैं कि शॉपिंग कर रहा हूँ हमारे क्रेडिट कार्ड पे, वैसे तो वो देते ही नहीं, तुम्हें मिलता ही नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि लालची बंदर हैं, एक 5,000 की शॉपिंग के लिए दूंगा 50,000 की करके आएंगे, ठीक है, मिलता ही नहीं होगा। बट मान लो किसी दिन पापा ने नशे में शायद तुम्हें कार्ड दे दिया, रात में पापा हल्का से 2 पैक लगा के बैठे हैं, जाओ बेटा तू करा शॉपिंग, बट पापा नशे में भी क्या कहेंगे, बेटा 5,000 से ज़्यादा या 7,000 से ज़्यादा की शॉपिंग नहीं करके आना, जो भी, ठीक है। तो पापा ने तुम्हें कार्ड दिया और क्या कहा, इतने तक की बेटा तो शॉपिंग कर सकता है, पता है तुझे, बट इतनी ही करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। तो पापा ने एक लिमिट बांध दी, तो लिमिट को क्या कर दिया, कन्फाइन कर दिया तुम्हारी पावर, बट एट द सेम टाइम डिफाइन भी कर दी कि किस हद तक कर सकते हो। यही चीज़ एमओए करता है। उस एमओए को बनाता कौन है, कंपनी के प्रमोटर्स, जो कंपनी के प्रमोटर्स है, जो सब्सक्राइबर जो साइन करने वाले हैं उसको, वही लोग उसको बनाते हैं और वही लोग उसमें लिखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एमओए के अंदर कंपनी की सारी पावर्स हैं, वो पावर्स एक्सरसाइज कैसे की जाएंगी, यूज़ कैसे की जाएंगी, ये बात आर्टिकल्स बताता है, ठीक है। और आर्टिकल्स में कंपनी की इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड होती हैं कि वो किस तरीके से उनको फॉलो करेंगे। जैसे तुमने देखा हो कि भाई सुपर हीरोज़ की बहुत सारी पावर्स होती हैं, ठीक है। कोई भी सुपर हीरो, आयरन मैन, मार्वल का कोई भी आयरन मैन वो ले लो, हल्क ले लो, कोई भी ले लो, वहीं डीसी कॉमिक्स की भी अलग अलग पावर्स हैं। तो वो सारी पावर्स क्या एक ही जगह एक ही चीज़ एक ही लड़ाई में यूज़ कर लेते हैं, देखते हैं वो भी कौन सी पावर कहाँ यूज़ की जानी चाहिए, किसके साथ कौन सी पावर। अगर एक आदमी जिसको जलने से ताकत मिलती है विलन को, तो उसके ऊपर क्या आग का प्रयोग करेंगे वो, नहीं, क्योंकि उनको पता है इसको आग मारेंगे तो ये और ताकतवर हो जाएगा, करेक्ट। तो ऐसी समझो कि एमओए जो है वो ये बता रहा है कि कंपनी कौन सी चीज़ कहाँ कर सकती है, क्या कर सकती, कैसी चीज़ कर सकती है और वो कहाँ यूज़ करेगी, कैसे इसको रेगुलेट करना, ये बात आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बता देता है उसको, ठीक है। तो एमओए को साइन करना होता है, किसको, सब्सक्राइबर्स को, कितने को, कितने को साइन करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 को, पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 को, ओपीसी में एक अकेले इंसान को साइन करना है। जो लोग भी उसको साइन करेंगे उनको क्या बोलेंगे, हम उनको एक नाम देते हैं, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। वो जैसे ही साइन करते हो तुरंत क्या बन जाते हैं, कंपनी के मेंबर, शेयर होल्डर मत बोलना, साइन करते हो तुरंत क्या बन जाते हो, कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। और उनको अगर कंपनी में शेयर्स हैं तो उनको सभी को मिनिमम 1 शेयर तो लेना ही पड़ेगा, शेयर लिए बिना वो काम नहीं कर सकते। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, गारंटी कैपिटल वाली कंपनी है, तो फिर शेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब एमओए को अगर तुम कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन देखोगे तो तुम दीवार में सर मार लोगे। कंपनीज एक्ट अगर एमओए की डेफिनेशन देखोगे ना तो क्या कहोगे, इससे अच्छा तो हम ही खुद ही डिफाइन कर लेते। कंपनीज एक्ट तो बेकार डेफिनेशन दिए। पता है कंपनीज एक्ट ने क्या डेफिनेशन दी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स मेमोरेंडम प्रिपेयर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर्ड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कंपनी 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कि कंपनी इससे पहले कौन सा एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956। तो जो एमओए आपने इस एक्ट में बनाया है या जो एमओए आपने पुराने कंपनीज एक्ट में बनाया था वो एमओए है, बताओ जी। तो देखो कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। तो जो एमओए आपने पिछले एक्ट में बनाया है या पिछले एक्ट में ऑल्ट्रेशन करी है, या जो एमओए आपने इस एक्ट में बनाया या इस एक्ट में ऑल्ट्रेशन करी, चेंजेस करें, वो एमओए। लो जी, ये क्या डेफिनेशन हुई,
मैं तुमसे कह रहा हूं डिफाइन एनिमल, तुम कह रहे हो एनिमल इज एन एनिमल। अरे एमओए पूछ रहा हो तो कह रहे हैं एमओ इज एन एमओए जो इस एक्ट में बनाया गया, ऐसे समझ नहीं आएगा ना। तो दिस डेफिनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री एज इट डज नॉट टेल अस व्हाट अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज। वी कैन देन डिफाइन मेमोरेंडम एज द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। इट स्टेट्स पॉजिटिवली द रेंज ऑफ एक्टिविटीज द कंपनी कैन एंड व्हाट द कंपनी कैन नॉट डू। ये गलती से कैन डू हो गया, activities of the company and what the company can do, and it also states negatively the limitation of the powers of the company, that is what the company cannot do। तो वो ये बता रहे हैं कि बेटा आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। तो इट डिफाइंस एज वेल एज कन्फाइंस द पावर्स ऑफ द कंपनी। साइन करेंगे इसको कौन कौन, कितने लोग, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7, ओपीसी में 1। यही चीज़ यहाँ लिखी है। इसको प्रिंट करवाना है, पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है, पेजेस को नंबर करना है और साइन करेंगे कौन, 7, 1% में 1 और पब्लिक प्राइवेट में 2। ठीक है। द पर्टिकुलर्स ऑफ अबाउट ऑल द सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम एज वेल एज विटनेस टू द एड्रेसेस मस्ट ऑल्सो बी एंटर्ड। जो लोग भी एमओए को साइन करेंगे उनके सबके पर्सनल डिटेल्स भी साथ में मेंशन करने पड़ेंगे, नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, घर का कहाँ रहता है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये सब चीज़ें भी बतानी पड़ेगी। ठीक है। इट मस्ट बी नोटेड दैट अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। हाउएवर अ माइनर कैनॉट बी अ सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम एज इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। द गार्डियन ऑफ अ माइनर हु सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑन हिज बिहाफ विल बी डीम्ड टू हैव सब्सक्राइब्ड इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। अब इस पैराग्राफ को समझो। देखो एक बात बताओ, अभी क्या तुम लोगों के बच्चे पैदा हो गए? क्या तुम लोगों ने अपने बच्चे पैदा कर लिए? है कोई यहाँ पे ऐसा बुलंद? नहीं है ना, जो अभी से बच्चे पैदा करें। तो बताओ, जो तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं हुए, क्या तुम उनके सिग्नेचर अभी करवा सकते हो कि हाँ भाई तेरे सिग्नेचर अभी हो जाएंगे? नहीं ना। जो पैदा ही नहीं हुआ वो साइन कैसे करेगा? करेक्ट। तो देखो, ये हो तुम 3 लोग, मान लो, वैसे तो बहुत सारे बैठे हैं, 3 लोग तुम बैठे हो। ठीक है। तुम लोगों ने मिलके पैदा की एक कंपनी ए लिमिटेड। ठीक है। और हमने क्या सीखा है कि जैसे ही आप एक कंपनी फॉर्म करते हो, कंपनी भी एक इंसान बन जाती है, भले ही आर्टिफिशियल हो बट है तो एक इंसान। अब ये एक इंसान बन के आ गया। ठीक है। अब ये पैदा हो गया। अब अगर ये चाहे तो अपना बच्चा भी पैदा कर सकता है। तो इंसान का बच्चा इंसान, कंपनी का बच्चा कंपनी, यानी कि कंपनी चाहे तो अपने एक और बच्चा पैदा कर सकती है। मान लो स्मॉल ए, है ना, छोटा ही तो होगा ना उससे, स्मॉल ए लिमिटेड। उन्होंने ये खोल ली, तो जब इसको खोलेंगे तो इसका भी तो एमओए बनाना पड़ेगा, उसका एमओए बनाना पड़ेगा। तो एमओए को साइन भी करना पड़ेगा। कौन साइन करेगा? ए लिमिटेड इसको साइन कर सकती है। साथ में अगर ये लोग इसमें भी शेयर होल्डर बनना चाह रहे हैं तो ये लोग भी इसको साइन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब ये ए लिमिटेड बनी थी इसका भी एमओए होगा। ठीक है। तो इस एमओए को साइन किसने किया होगा? इन 3 लोगों ने। और क्या इसे साइन किया होगा? नहीं। क्यों? ये तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। तुमने अभी अपने क्या फ्यूचर बच्चों के साइन करवा लिए? क्या स्कूल में एडमिशन करवा दिया उनका? नहीं ना, पैदा ही नहीं हुए। तो जब ये पैदा ही नहीं हुआ तो कैसे साइन कर लेगा? यानी कि अब क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गई है, अब पैदा हो गई है, तो वो किसी दूसरे बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पे या किसी भी सर्टिफिकेट पे साइन कर सकती है। ये बात उन्होंने यहां लिखी है। इट मस्ट बी नोटेड दैट अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। यानी कि देखो, कंपनी है तो एक आर्टिफिशियल पर्सन ना, असली में तो इंसान नहीं है कि जाके चल के साइन करके आ जाएगी, गाड़ी निकाली और जाके साइन कराए। नहीं, क्या करेगी? अपना एक एजेंट अपॉइंट करेगी और वो एजेंट इसके बिहाफ पे जाके इसको साइन कर देगा। बढ़िया।
अच्छा, एक बात बताओ, एक छोटा बच्चा है टिंकू, जो कि 14 वर्ष की उम्र का है, अपनी बाली उम्र में है। बाली उम्र समझते हैं ना, बालिक है अभी, छोटा है अभी, बालक है, बच्चा है, ठीक है। तो बताओ ये बच्चा इस एमओए को साइन कर सकता है? नहीं। इस वाले को? इस वाले को तो नहीं कर सकता। चलो ये वाला? नहीं। एक बच्चा कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कहाँ पढ़ी थी ये बात हमने? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी थी हमने, चैप्टर नंबर 4 में। तो वहाँ पे हमने सीखा कब बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अच्छा जी, तो बच्चे के बिहाफ पे उसके पापा ने कर दिया, ठीक है, पापा ने एमओए को साइन कर दिया, तो माना जाएगा कि पापा ने खुद के बिहाफ पे साइन करा, बच्चे के बिहाफ पे साइन नहीं करा है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल, क्या ये बच्चा इन कंपनी में शेयर ले सकता है? क्या ये बच्चा इन कंपनी, इस कंपनी में, दोनों में किसी में भी शेयर ले सकता है? हैं? क्या बोली? रीजन नहीं पता है क्यों। जो भी बोलना है वो तो बताओ। रीजन तो मैं पूछ ही नहीं रहा। क्या? जोर से बोल, गले में बोल देती है। बच्चे को बेनिफिट ऑफ शेयर्स दे सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं बना सकते। ओके, रीजन नहीं पता, दे सकते हैं। दे सकते हैं शायद। हाँ भाई, पूर्ति दे सकते हैं। देखो, ये जो टिंकू है ये कंपनी में शेयर्स डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने की उसकी हैसियत नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है, ठीक है। हाँ, आप बच्चे को शेयर्स दे सकते हो, पर कौन से शेयर दे सकते हो? जो शेयर्स फुल्ली पेड हैं। फुल्ली पेड से मतलब क्या है? अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है तो उसकी पेड अप वैल्यू भी 10 रुपये है। अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये, पेड अप वैल्यू 8 रुपये मान लो, अभी भी इन शेयर पे 2 रुपये देने बचते हैं, तो आप इस बच्चे को वो शेयर नहीं दे सकते, क्योंकि 2 रुपये बच्चे देने की फिर लायबिलिटी आएगी, और बच्चे की आप लायबिलिटी अराइज नहीं कर सकते 18 साल से कम की, ठीक है। तो इसलिए बच्चे को आप शेयर दे सकते हो, कौन से? फुल्ली पेड, बट वो भी कब? जब वो कंपनी से डायरेक्टली ना ले, बाहर से कहीं और से ले रहा है तो ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता, ठीक है। चलो, तो ये बात लिखिए, देखो, माइनर कैन नॉट बी अ सिग्नेटरी, माइनर इस एमओए को साइन नहीं कर सकता। आगे, गार्डियन ऑफ अ माइनर हु सब्सक्राइब्स टू द मेमोरेंडम ऑन हिज बिहाफ विल बी डीम्ड टू हैव सब्सक्राइब्ड इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। यानी कि इस टिंकू के पापा ने अगर एमओए को साइन करा तो मानेंगे कि उन्होंने अपने ही पर्सनल बिहाफ पे साइन करा है, बच्चे के बिहाफ पे साइन नहीं माने जाएंगे। बढ़िया। अगला ठीक है। अच्छा, ध्यान रहे, एमओए की भी एक औकात है। कंपनी का जो एमओए है वो कंपनीज एक्ट को वायलेट नहीं कर सकता। कंपनीज एक्ट तो किसी ने वो देखिए, डॉक्टर स्ट्रेंज देखी किसी ने मूवीज़, आयरन मैन की मूवीज़, डॉक्टर स्ट्रेंज में जो सबसे ज़्यादा ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? जो सबसे ज़्यादा, जिसके पास सब सुप्रीम पावर होती है, उसको क्या बोलते हैं? सॉर्सरर सुप्रीम। देखा है तुमने? जिसने भी डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है, सॉर्सरर सुप्रीम जो आजकल वोंग बना हुआ है, वोंग सॉर्सरर सुप्रीम है, और उसके नीचे आता है डॉक्टर स्ट्रेंज, मतलब वो उसके अंडर में रह के काम करता है। वैसे ही समझो, जो सॉर्सरर सुप्रीम है वो कौन है? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के दायरे में रह के एमओए बनाया जाएगा, ठीक है। एमओए के दायरे में रह के एओए बनाया जाएगा, और एओए के दायरे में रह के ही डायरेक्टर्स की पावर डिसाइड की जाएगी। यानी कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन?
कंपनीज एक्ट, ठीक है। उसके बाद का पावर किसकी, एमओए की, उसके बाद एओए की, उसके बाद डायरेक्टर की। अच्छा तो देखो डॉक्टर स्ट्रेंज क्या वोंग से कम है कहीं? जो डॉक्टर स्ट्रेंज है, स्टीवन स्ट्रेंज जिसका नाम है, वो वोंग से कम है? नहीं, बराबर ही है। क्या वोंग से ज़्यादा हो सकता है वो? नहीं। वैसे ही एमओए कंपनीज एक्ट के बराबर चल सकता है। बराबर का मतलब है जो कंपनीज एक्ट अलाउ कर रहा है जिस हद तक, उस हद तक वो काम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। यानी कि एमओए कैन नॉट वायलेट द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, एओए कैन नॉट वायलेट द प्रोविजंस ऑफ एमओए, एंड डायरेक्टर्स कैन नॉट वायलेट द प्रोविजंस ऑफ एओए। बढ़िया, चलो जी। तो देखो क्या लिख रहे हैं, एमओए कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है ऑपोजिट, विपरीत, उल्टा। तो जो भी कंपनीज एक्ट में लिखा है उसके विपरीत, कॉन्ट्ररी, ऑपोजिट नहीं हो सकता कुछ भी एमओए के अंदर। अगर ऐसा है, कुछ भी ऑपोजिट डला हुआ है, द सेम शैल बी डिवॉइड ऑफ एनी लीगल इफेक्ट, तो उसकी वो पावर यूजलेस है, वो ऐसा काम नहीं कर पाएगी। सिमिलरली ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स मस्ट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ एमओए। जैसे कि कंपनीज एक्ट के अंडर में रह के एमओए काम करता है, तो एमओए के अंडर में रह के एओए और डाटास काम करने वाले, वो ये चीज़ बोल रहा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे कंपनी के, वो सब एमओए के हद तक जा सकते हैं, एमओए से ऊपर नहीं जा सकते, या एमओए के ऑपोजिट नहीं जा सकते। ठीक है, चलो अब जो एमओए है, आपको क्या करना है, उस एमओए को रजिस्टर करवाना है। किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास करवाना है। कब करवाना है? जब आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो तभी करवाना है। क्यों करवाना पड़ता है? क्योंकि उससे आप दुनिया को इन्फॉर्म कर देते हो कि सुनो मेरी कंपनी ये काम कर सकती है, ये काम इसको अलाउड है, ताकि दुनिया फिर उसी हिसाब से आपके साथ काम करेगी। ठीक है, तो देखो क्या लिख रहा है, it contains the objectives for which the company is formed and therefore identifies the scope of its operations beyond which it cannot go. तो the purpose of memorandum is twofold. MOA का MOA एक तीर से दो निशाने चला रहा है। क्या? To enable the prospective investors to know the purpose for which their money is going to be used and what risk they are taking in making the investment, and to inform the outsiders dealing with the company as to what is its permitted range of activities in which it may lawfully engage. तो एक तीर से दो निशाने, ये जो वर्ड है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं एक कंपनी में इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर से क्या मतलब समझते हो? उसने कंपनी में पैसा लगाया, इन्वेस्टर वो गया। प्रोस्पेक्टिव कौन? जो पैसा लगाने की सोच रहा है, लगा सकता है, अभी नहीं लगाया है। ठीक है, जिसका फ्यूचर की प्लानिंग है पैसा डालने की, बट अभी के लिए नहीं डाल रहा। ठीक है, तो एमओए में आप जब चीजें लिख देते हो तो जो फ्यूचर में पैसा डाल सकते हैं इन्वेस्टर्स, उनको एक खबर लग जाती है कि ये कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, इनकी रेंज ऑफ एक्टिविटीज क्या है। सेम ही चीज आउटसाइडर्स को भी पता चल जाती है कि भैया जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं उनको भी तो पता हो कि भैया हम जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कंपनी क्या वो काम कर भी सकती है। अगर वो कंपनी काम नहीं कर सकती और वो काम तो कंपनी के साथ कर लो, तो कंपनी तुम्हें उसके पैसे नहीं देगी और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। ठीक है, मान लो कंपनी के एमओए में लिखा है कि कंपनी आम बेचेगी, फॉर एग्जाम्पल आम बेचेगी, और कंपनी सेब बेच रही है, तुमसे कह रही है कि तुम उनको सेब बेचो, वो सेब बेचेगी। तो कंपनी के एमओए में क्या लिखा है कि वो क्या किस में डील कर सकती है? आम में। कॉन्ट्रैक्ट किसका कर रही है? सेब का। तो अगर कंपनी ने तुमसे सेब खरीद लिए ना, तो और बाद में उसे पैसे देने से मना कर दिया, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो एमओए है, एमओए में लिखा है कि वो आम बेच सकती है। सर हमें क्या पता कि कंपनी ने एमओए में कुछ भी लिखा है? हमें थोड़ी पता है। पता है, ये जो एमओए होता है ना, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट से मतलब क्या है? फ्रीली अवेलेबल है। तुम जाओ और मार्केट में जाके मिल जाएगा तुम्हें। ये
कहाँ से मिलेगा? आरओसी के पास से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाओ, छोटी सी फीस पे करो, किसी भी कंपनी का एमओए तुम्हें मिल सकता है। ठीक है, तो तुमसे माना जाता है कि जब तुम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो तुमने ये एमओए पढ़ रखा है। ठीक है, तो अगर तुमने सेब बेच दिए और बाद में कंपनी तुम्हें पैसे देने से मना कर दे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कहो सर हमने तो एमओए पढ़ा ही नहीं, तो हमारी गलती नहीं है, कंपनी कहेगी हमारी गलती नहीं है, तुम्हारे को एमओए मिल सकता था, तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हारी गलती है। तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे जो सेब गए, पैसे नहीं आएंगे उसके अब। ठीक है, तो एमओए क्या करता है? आउटसाइडर्स को भी इन्फॉर्म कर देता है कि भैया कंपनी की क्या क्या रेंज है एक्टिविटीज़ की जो वो कर सकती है। ठीक है, अब ये डिस्कस कर लिया मैंने, एमओए क्या है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप आरओसी के पास जाके थोड़ी सी फीस पे करो, किसी भी कंपनी का एमओए आप ले सकते हो और माना जाएगा, यानी कि इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट व्हेन यू आर डीलिंग विद अ कंपनी, जब आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपने उसको पढ़ लिया है, नॉट जस्ट पढ़ लिया है, आपको वो समझ भी आ गया है पूरी तरह से। ठीक है, और सोच समझने के बाद ही आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आपने कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जो कंपनी के एमओए के बियॉन्ड है, एमओए में नहीं लिखा, आपने कर लिया, बाद में कंपनी उस चीज़ के पैसे देने से मना कर दे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मान लो तुमने सेब दे दिए, अब तुम कंपनी से कह रहे हो तुम मुझे सेब तो वापस कर दो, पैसे नहीं दे रहे, तो वो सेब भी रख सकती है और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे उसको। ठीक है, तो ये बात उन्होंने यहाँ लिख दिया। आगे ये बात मैंने डिस्कस की हुई है कि जो एमओए है वो कंपनीज एक्ट को वायलेट नहीं कर सकता। करेक्ट? अच्छा देखो, छोटी छोटी चीज़ें मैं डिस्कस कर देता हूँ। डायरेक्टर्स की एक सीमा होती है, उनकी शक्तियों की, उनकी पावर्स की एक सीमा होती है। ठीक है, डायरेक्टर्स को क्या होता है, अब ऐसे समझो, जैसे कंपनी में लोग होते हैं, ठीक है, जो सबसे छोटा वर्कर है, क्या उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है? नहीं। उसके सुपरवाइजर के पास थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसके मैनेजर के पास उससे ज़्यादा होती है, उसके सीनियर मैनेजर के पास उससे ज़्यादा होती है, और सीनियर मैनेजर के ऊपर जो डायरेक्टर बैठा है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। ऐसे समझो। तो वैसे ही समझो, अगर फॉर एग्जांपल जो एक वर्कर है, उस वर्कर ने अगर कोई काम किया जो उसकी पावर के बियॉन्ड है, उसकी शक्तियाँ नहीं थी पर उसने वैसा काम कर दिया, तो क्या उसका सुपरवाइज़र उस काम को, अगर उसको लगता है कि वर्कर ने काम ठीक किया है, तो उस काम को ठीक कर सकता है? सुपरवाइज़र, उसके पास पावर है। सुपरवाइज़र ने कोई ऐसा काम कर दिया जो सुपरवाइज़र की ताकत के बियॉन्ड है, बट मैनेजर की ताकत के अंदर अंदर है, तो मैनेजर क्या उसको बाद में अप्रूव कर सकता है? कर सकता है कि भाई तेरी ठीक है, कोई बात नहीं, तूने जो काम किया वो ठीक है, तेरी पावर के बियॉन्ड था पर मेरी पावर के अंदर है। मैनेजर ने कोई काम किया जो उसकी ताकत के बियॉन्ड है बट उसके डायरेक्टर की पावर के अंदर है, तो क्या डायरेक्टर उसको बाद में अप्रूव कर सकता है? कर सकता है। ऐसे कुछ यहाँ पे डायरेक्टर्स की एक सीमा है पावर्स की कि वो इतना ही काम कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी पावर के बियॉन्ड जाके कोई भी काम किया तो उसको बोलते हैं हम अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स। ठीक है, अगर डायरेक्टर्स ने अपनी पावर के बियॉन्ड जाके कोई काम किया तो वो जो काम किया उसको बोलेंगे हम अल्ट्रा वायर्स। ये वायरस नहीं है, दूसरा वायर नहीं, बिजली की तारें नहीं है। बिजली की तार होती तो W से स्टार्ट होता है, ये V से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अल्ट्रा वायर्स का मतलब भी है बियॉन्ड द पावर। ठीक है, अब अगर डायरेक्टर की पावर की बियॉन्ड है तो डायरेक्टर के ऊपर कौन बैठा है? AOA। डायरेक्टर के ऊपर कौन बैठा है? AOA। तो अगर डायरेक्टर की पावर की बियॉन्ड है बट AOA की पावर के अंडर में है तो क्या होता है? अगर कंपनी के मेंबर्स चाहें तो ये जो इसने ट्रांजैक्शन बियॉन्ड द पावर्स करी है उसको ठीक कर सकते हैं। उस ठीक करने को बोलते हैं हम रैटिफाई, अप्रूव कर सकते हैं, बस कह लो। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाके अगर आप कोई काम करोगे तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स। अगर डायरेक्टर्स की पावर के बियॉन्ड है तो क्या बोलते हैं?
अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स। आर्टिकल्स की पावर की बियॉन्ड तो क्या बोलेंगे फिर, अल्ट्रा वायर्स दी आर्टिकल्स, करेक्ट। आर्टिकल्स के ऊपर कोई बैठा है क्या, एमओए बैठा है। तो अगर शेयर होल्डर्स या मेंबर्स चाहें तो क्या कर सकते हैं, जो आर्टिकल्स के बियॉन्ड है बट एमओए की पावर के अंडर में है तो उसको वो ठीक कर सकते हैं। ठीक करने को क्या बोलते हैं, रैटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज आपने एमओए के बियॉन्ड जाके करी तो उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम, ठीक है, या अल्ट्रा वायर्स द कंपनी भी बोलते हैं इसको, अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम या अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, ठीक है। अब अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम या कंपनी के मेमोरेंडम के ऊपर कौन है, कंपनीज एक्ट। तो इसको क्या कर सकते हैं ठीक करने के लिए, अगर कंपनीज एक्ट अलाउ कर रहा है तो क्या कर सकते हैं, इसको हम रैटिफाई नहीं कर सकते। देखो कंपनीज एक्ट में जो लिखा है आप उस हद तक जा सकते हो, मतलब मैंने क्या बोला था, डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर वोंग जितनी हो सकती है वोंग से ज़्यादा नहीं हो सकती। एमओए की पावर किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, कंपनीज एक्ट के। तो अगर कंपनीज एक्ट में एक सीमा डाल दी है तो एमओए उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप ये नहीं करोगे जाके कंपनीज एक्ट को चेंज करो, ठीक है। आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, एमओए को ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपने कोई भी चीज़ एमओए के बियॉन्ड जब करी तो वो काम वॉइड है, कर नहीं सकते आप वो, ठीक है। तो ये बात उन्होंने देखो यहाँ लिखी है, अ कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम हाउएवर इम्पेरेटिव मे बी द नेसेसिटी फॉर द डिपार्चर। मतलब कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो आप एमओए को तोड़ नहीं सकते, ठीक है। It cannot enter into a contract or engage in any trade or business which is beyond the powers confessed on it by the memorandum. If it does so, it would be ultra vires the company and it would be void. MOA के beyond जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम या अल्ट्रा वायर्स द कंपनी। अगर आप इसके बियॉन्ड चले गए तो रैटिफाई भी नहीं होने वाला भैया, आपको क्या करना पड़ेगा, जो ट्रांजैक्शन है वो वॉइड ही होगी। सर मान लो एमओए में एक सीमा लिख दी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एमओए में आप कैपिटल लिखते हो, ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कंपनी कितनी मैक्सिमम शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, ये बात कहाँ लिखी होगी, एमओए में। मान लो एमओए में लिखा है 50 लाख रुपए, ठीक है। कंपनीज एक्ट में कितना लिखा है सर, कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, कुछ भी, कितना भी कर सकते हो। तो सर क्या हम 50 लाख से ज़्यादा शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि आपका एमओए 50 लाख तक का ही लिमिट लिख रहा है। तो सर अब हमें 50 लाख से ज़्यादा इशू करने हैं तो क्या करें, कंपनी से तो अलाउ कर रहा है तो क्या करो, एमओए को चेंज करो जाके, ठीक है। कंपनी से चेंज नहीं कर सकोगे तुम, एमओए को चेंज करो, वहाँ पे लिखो अपनी मैक्सिमम कैपिटल की लिमिट बढ़ा दो, बढ़ा के उसको स्टैंप ड्यूटी पे कर दो, उसके ऊपर रख लो जितना मर्जी रखना है फिर, ठीक है। आ जाओ। अच्छा अब देखो इंडिया में इतनी सारी कंपनीज खुल जाती हैं, हर किसी को अपना अपना एमओए बनाना पड़ेगा हर कंपनी का। तो अब इमेजिन करो तुम हो आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, तुम्हारे पास एक कंपनी आई, वो एक अपना एमओए लेके आई अलग तरीके का, दूसरी कंपनी आई वो अपना अलग एमओए ले आई, तीसरी आई वो अपना अलग एमओए ले आई, चौथी अपना अलग एमओए ले आई। परेशान नहीं हो जाओगे, ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किसी कंपनी की क्या क्या लिखी है। तो इससे बेटर क्या है, सभी के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दो, है कि नहीं, फॉर्मेट बना दो। अब फाउंडेशन का फॉर्म तुम लोगों ने फिल किया तो क्या फाउंडेशन फॉर्म बुलबुल के लिए अलग था और आशा के लिए अलग या स्वीटी के लिए अलग था, सबके लिए सेम था ना। तो सेम चीज़ है कि कंपनीज के लिए एमओए का एक फॉर्मेट बता दिया गया है कि हर कंपनी को इसी फॉर्मेट का एमओए बनाना है। तो 5 तरीके के फॉर्मेट बनाए गए हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी। अगर आपकी कंपनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ शेयर्स हैं,
शेयर कैपिटल है, तो आपको टेबल ए में जो फॉर्म दिया गया है वो फॉर्म फिल करके आना है। अगर आपकी कंपनी शेयर्स वाली नहीं है, लिमिटेड बाय गारंटी है और उसमें शेयर कैपिटल नहीं, सिर्फ लिमिटेड बाय गारंटी है, तो आप टेबल बी वाला फॉर्म पिक करो। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर कैपिटल दोनों हैं तो टेबल सी लाओ, फॉर्म फिल करो। अगर आपकी अनलिमिटेड कंपनी है और उसमें शेयर कैपिटल नहीं है तो टेबल डी, और अगर आपकी अनलिमिटेड कंपनी है और शेयर कैपिटल भी है तो टेबल ई। इस तरीके से आपको फॉर्म अपनी कंपनी के बेसिस पे चूज करना है और वो फॉर्म फिल करके आरओसी के पास सबमिट करना है। ठीक है, तो ये है एमओए का फॉर्मेट। वैसे ही आर्टिकल्स का भी फॉर्मेट होता है, वो टेबल एफ से शुरू हो जाएगा। जब हम आर्टिकल से पहुंचेंगे वहां तुम पढ़ोगे टेबल एफ GHIJKL, ऐसे पढ़ोगे वहां पे भी। ठीक है, अच्छा सर एमओए में लिखेंगे क्या? तो देखो एमओए में ना कितने क्लॉज होते हैं? 7 क्लॉजेज होते हैं। ठीक है, हर कंपनी पे 7 क्लॉज नहीं लगते, किसी पे सातों के सातों लगते हैं, किसी पे 6, किसी पे 4 या 5 लग सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग की कंपनी किस तरीके की है उस तरीके के क्लॉजेज होते हैं। तो सबसे पहला क्लॉज क्या होता है? कंपनी का नेम क्लॉज। अब नेम क्लॉज सिर्फ बुक में ना देखो, मैं तुमसे कह रहा हूं कंपनी का एमओए में कंपनी का नेम क्लॉज है, तो उस नेम क्लॉज में क्या लिखा होगा? कंपनी का नाम लिखा होगा, सिंपल सी चीज है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी तो उसके नाम के क्या लिखा होगा? प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी तो लिमिटेड। ओपीसी है तो नालायक ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? जो वेलफेयर के लिए होती है, एनपीओ होती है, जो उसके नाम के क्या लिखा होगा? कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई मैंडेटरी रूल नहीं उसके लिए, कुछ भी, उसको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी अपने नाम के आगे क्या लिखेगी? गवर्नमेंट लिमिटेड। नालायक। हाँ, क्या गवर्नमेंट कंपनी अपने नाम के आगे लिखेगी लिमिटेड, गवर्नमेंट लिमिटेड नहीं, सिर्फ लिमिटेड। ठीक है, तो नेम क्लॉज आसान है। देखो लास्ट वर्ड लिमिटेड लिखा होगा, पब्लिक कंपनी के नाम के आगे, प्राइवेट कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड, और ओपीसी के आगे ओपीसी। सेक्शन 8 कंपनी के आगे अप्लाई नहीं होता, ये सेक्शन कंपनी के नाम के आगे कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के नेम के आगे देखो मैं यहाँ पे लिखा होगा, गवर्नमेंट कंपनी के नेम के आगे क्या लिखा होगा? लिमिटेड। ओपीसी के नाम के आगे लिखा होगा ओपीसी। नेक्स्ट, अगला है नेम क्लॉज के बाद जो सेकेंड क्लॉज है वो है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसका दूसरा नाम है, लिख लो, सिचुएशन क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का दूसरा नाम है सिचुएशन क्लॉज। तो इस क्लॉज में क्या लिखा होगा? जिस स्टेट में आपका हेड ऑफिस होगा उस स्टेट का नाम लिखा होगा। ठीक है, आपके हेड ऑफिस का कह लो अता पता एड्रेस लिखा होगा और उस स्टेट का नाम, जिस स्टेट में आपका हेड ऑफिस है। तो रिलायंस का हेड ऑफिस मुंबई में है तो वो क्या लिखेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर? महाराष्ट्र। नालायको, स्टेट बोला, सिटी नहीं बोला मैंने, महाराष्ट्र। पता लिख देंगे बट महाराष्ट्र लिखा हुआ होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, इसलिए इसको सिचुएशन क्लॉज भी बोलते हैं क्योंकि ये कहाँ सिचुएटेड है, ये कंपनी कहाँ सिचुएटेड है वो स्टेट लिखना है। अगला है ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज से क्या समझ में आता है? कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्या काम करने वाली है। तो कंपनी इसके अंदर हर एक चीज लिख देती है। तुम्हें पता है इस कंपनी, जो कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज बनाती है, हर कंपनी को लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी ऐसी ऐसी चीजें लिख देती है जो कंपनी कभी करती भी नहीं है। जैसे
अगर मैं तुमसे कहूँ ना रिलायंस का जाके तुम फॉर एग्जांपल जियो का ऑब्जेक्ट क्लॉज जाके चेक करो, तो रिलायंस जियो क्या कर रहा है, किस बिजनेस में जियो, टेलीकॉम है ना। तुम जाके उनका ऑब्जेक्ट क्लॉज देखोगे ना तो उसमें दिख जाएगा कि उसमें लिखा होगा रिलायंस जियो का जूते का बिजनेस करेगी, कपड़े का करेगी, हैंडीक्राफ्ट का करेगी। तुम कहोगे हैं ये क्या बात हुई। तो हम बोल नहीं सकते कि इसमें ऑब्जेक्ट में ये सब कुछ ऐसा लिखा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दो, करना आपके ऊपर है, करना ना करना आपके ऊपर है। आप ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी हर एक चीज़ लिख देती है। क्यों ऐसा? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंपनी को किसी बिजनेस में चेंज करना पड़ सकता है, तो फिर उनको ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करने में कहीं दिक्कत ना आए, इसलिए पहले से लिख के छोड़ दिया। या फिर कंपनी को कभी कभी क्या करना पड़ जाता है, किसी सामने वाले बंदे के साथ मान लो शूज़ में कुछ डीलिंग करनी पड़ गई या हैंडीक्राफ्ट में कुछ डीलिंग करनी पड़ गई, तो वो डीलिंग कर नहीं पाएगी कंपनी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा। इसलिए क्या कहा, हर पॉसिबल चीज़ लिख दो पहले से ही, ताकि आगे चल के किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं रुक ना जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होगा ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, ये हो गए 3 क्लॉज। अगला क्लॉज है लाइबिलिटी क्लॉज। तो लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा होगा कंपनी की शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। अगर लिमिटेड होगी तो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या लिमिटेड बाय गारंटी होगी। साथ साथ ये भी लिखा होगा कि अनलिमिटेड कंपनी है तो क्या अनलिमिटेड कंपनी के साथ शेयर कैपिटल भी होगी? अनलिमिटेड कंपनी में शेयर कैपिटल भी हो सकता है, पता है ना ये बात, देख लो यहाँ पे लिखा है, देखो अनलिमिटेड कंपनी अबे विद शेयर कैपिटल। आप अनलिमिटेड कंपनी भी खोल सकते हो, साथ में शेयर कैपिटल भी, कि भैया शेयर्स पे जितना पैसा वो भी दोगे, साथ साथ कंपनी बंद होने पे अगर पर्सनल एसेट्स भी यूज़ करने पड़े तो वो भी यूज़ करेंगे, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये बात कहाँ लिखी होगी? कंपनी के लाइबिलिटी क्लॉज में। ठीक है, तो अगर कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स है तो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी किस हद तक होगी? अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो शेयर होल्डर की लायबिलिटी किस हद तक होती है? जितना भी अमाउंट उन्होंने शेयर्स पे अनपेड छोड़ रखा है, यानी कि मैक्सिमम कितना, जितना फेस वैल्यू है शेयर का उस हद तक। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उनकी लायबिलिटी किस हद तक है? जितना अमाउंट उन्होंने गारंटी किया है कि वो देंगे कंपनी के वाइंडिंग अप पे। अनलिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड है, मतलब उनके पर्सनल एसेट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं पे ऑफ करने के लिए। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मान लो एक अनलिमिटेड वाली कंपनी है, शेयर होल्डर के एसेट्स मतलब कंपनी के एसेट्स सफिशिएंट नहीं है, तो शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट्स यूज़ कर सकते हैं? शेयर होल्डर के क्या पर्सनल एसेट्स यूज़ कर सकते हैं अनलिमिटेड कंपनी के केस में? हाँ कर सकते हैं। शेयर होल्डर ने पैसा डाला है कंपनी में और उसने खोली है एक अनलिमिटेड कंपनी, तो जितना शेयर्स का पैसा फेस वैल्यू है वो तो देना ही देना है, साथ ही साथ उसके पर्सनल असेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं कंपनी की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। अब क्या उसका घर भी बेचा जा सकता है? नहीं, उसका घर नहीं बिकेगा। देखो लॉ यहाँ पे रोक देता है कि एक सीमा तक किसी के असेट भी बेचता है। अगर उसके पास सरप्लस घर हैं तो वो बेचे जा सकते हैं, बट उसके रहने के लिए एटलीस्ट एक घर तो छोड़ा जाएगा। ठीक है, इंडिया में भैया किसी को नंगा करोगे तो बनियान और अंडरवेयर तो छोड़ ही देते हैं, या वो भी निकाल लोगे उसका, है कि नहीं? तो लॉ में यहाँ पे क्या आता है, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा असेट्स हैं वो एक्स्ट्रा असेट्स यूज़ किए जा सकते हैं, बट उसके सर पे उसकी फैमिली भी रहती है। भाई सबको बेघर सड़क पे निकाल दोगे क्या? नहीं ना। इमेजिन करो कि तुमने आगे चल के कंपनी खोल ली, बंद होने की नौबत आ गई, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हें सड़क पे निकाल दिया? तुम भी सड़क पे खड़े टेढ़े हाथ करके ऐसे खड़े हो? नहीं ना। तो एक घर छोड़ा जाता है रहने के लिए, एक्स्ट्रा असेट्स बेच दिए जाते हैं। ठीक है, हाँ ये हो सकता है गाड़ी बेच दें कि भैया पैदल चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ पैर तो नहीं तोड़ रहे तुम्हारे, पैदल चलो, मेट्रो से चलो, गाड़ी से उससे चलो, बस से चलो,
एक्स्ट्रा एसेट्स बेचे जा सकते हैं बट सर पे छत नहीं छोड़ी जाए, हटाई जाएगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्लॉज है कैपिटल क्लॉज। ये कैपिटल क्लॉज हर कंपनी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर कंपनी में शेयर कैपिटल हो ये ज़रूरी नहीं है। कंपनी आपकी गारंटी कैपिटल वाली भी हो सकती है जिसमें शेयर कैपिटल ना हो। तो कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा होगा भाई? मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कितनी इशू कर सकती है, ये बात लिखी होगी और क्या है ना। तो ये हर कंपनी में नहीं होगा, जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है उसी कंपनी में होगा, और उसमें लिखा क्या होगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इशू। ठीक है, अब मैंने ये चीज़ डिस्कस पहले भी कर लिया है। अगर ऐसा है कि कितना ऑथराइज शेयर कैपिटल यहाँ लिखा जाएगा तो कंपनी के तो मेंबर्स जो प्रमोटर्स हैं वो कुछ भी अमाउंट लिख देंगे, 50 करोड़, 5000 करोड़, 1500 करोड़, कुछ भी लिख देंगे। तो वो लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि जितना ज़्यादा आप यहाँ पे कैपिटल क्लॉज में लिखोगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो फिर वो ऐसा ना करें, इसलिए फिर वो उतना ही लिखते जितना वो स्टैम्प ड्यूटी पे करने की हैसियत रखते हैं। ठीक है, अगला है एसोसिएशन क्लॉज। ठीक है, एसोसिएशन क्लॉज में बेसिकली लिखा होगा कि जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो प्रमोटर्स कंपनी के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, वो लिखा होगा। प्लस जो भी लोग उसको साइन कर रहे हैं उनका नाम और वो उनके नाम के आगे कितने शेयर्स वो लेंगे कंपनी में वो लिखा होगा। ठीक है, इसलिए इसको सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी बोलते हैं। लिख लो। हिमानी तेरी किताब कहाँ है आज? क्या कर रही है वो घर पे? ठंड लग रही थी सर, बारिश हो रही थी तो वो निकलने से मना करी थी रजाई में से, है ना। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, इसके अंदर क्या लिखा होगा? जो सब्सक्राइबर्स टू एमओए हैं उनकी डिटेल्स लिखी होंगी और उनके नाम के आगे कितने शेयर्स वो लेंगे वो भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, ओपीसी के केस में अच्छा एक और क्लॉज होता है जी। ये देखो एफ तक तो 6 हुए ना, चेक करो एफ तक तो 6 हुए, 7वां होता है जी। इसको ना लिख लो, मैंने यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ जी। इसको बोलते हैं हम नॉमिनेशन क्लॉज। तो नॉमिनेशन वर्ड नॉमिनी से आता है। नॉमिनेशन जो वर्ड है वो आता है नॉमिनी से। तो नॉमिनी कहाँ अपॉइंट होता है? ओपीसी में अपॉइंट होता है। ओपीसी में हमने याद करो पढ़ा था कि एक नॉमिनी शेयर होल्डर अपॉइंट करना पड़ता है जो कंपनी के अफेयर्स को टेकअप करेगा इन द इवेंट द ओरिजिनल शेयर होल्डर इज इनकेपेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। क्या बोल गए सर, समझ ही नहीं आया। ओप है ना, और आशा को यही है, ये बोलते चले गए, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ा। नॉमिनेशन क्लॉज में लिखा होगा 1% कंपनी के केस में होगा। जैसे मैंने बोला ना हर क्लॉज सब कंपनी नहीं है, तो नॉमिनेशन क्लॉज सिर्फ और सिर्फ ओपीसी में लगेगा। उसमें क्या लिखा होगा कि कौन सा बंदा कंपनी को टेक ओवर करेगा अगर उस ओपीसी के 1% मेंबर की डेथ हो जाए या फिर वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए इनकेपेबल हो जाए, हाथ पैर टूट गए, बेड पे आ गया, अब वो जा ही नहीं सकता बिजनेस बाहर करने, दिमाग से अनसाउंड हो गया, ठीक है, या फिर उसकी डेथ हो गई, तो नॉमिनी शेयर होल्डर का नाम लिखा होगा कहाँ पे? नॉमिनेशन क्लॉज में लिखा होगा। ठीक है, तो ये क्लॉज सारी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ रहा है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। फिर से वही, वायरस नहीं है, वीरू सहस्त्र बुद्धि वाला 3 डिट्स वाला वायरस नहीं है, बिजली की तारें नहीं है, वायर्स है। और जो ये वर्ड डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन का मतलब बता सकता है कोई? प्रिंसिपल, लिख लो। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये बात मैंने अभी डिस्कस करी हुई थी, बोला था मैंने। अगर डायरेक्टर्स अपनी पावर की बियॉन्ड जो कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं हम अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स। क्या उस काम को ठीक किया जा सकता है? हाँ, कौन करेगा? आर्टिकल्स में आर्टिकल्स को ठीक करने की पावर है, तो ये मेंबर्स करते हैं। आर्टिकल्स अपने आप में तो एक किताब ही तो है, एक डॉक्यूमेंट ही तो है,
तो आर्टिकल्स में पावर बेसिकली मेंबर्स के पास होती है, तो मेंबर्स उसको रेटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई चीज आर्टिकल्स के बियॉन्ड तो उसको क्या क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्ट आर्टिकल्स। क्या उसको ठीक किया जा सकता है? कौन करेगा ठीक? एमओए नहीं, मेंबर्स ठीक कर सकते हो। उस ठीक करने को क्या बोलते हैं हम? रेटिफाई। क्या कोई चीज एमओए के बियॉन्ड जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम या अल्ट्रा वायर्स द कंपनी। क्या उसको रेटिफाई किया जा सकता है? नहीं रेटिफाई किया जा सकता। एमओए में जो लिखा है उसकी बियॉन्ड आप जा नहीं सकते। हाँ, अगर कंपनीज एक्ट के अंडर में रह के काम कर रहे हो तो एमओए को क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर, चेंज करना पड़ेगा। बट जब तक एमओए में कोई चीज लिखी है आप एमओए के बियॉन्ड नहीं जा सकते। यही है प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रा वायर्स जो हमने अभी डिस्कस किया। पढ़ो। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या है? बियॉन्ड पावर्स। द फ्रेज अल्ट्रा वायर्स इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्ट्स डन इन एक्सेस ऑफ द लीगल पावर्स ऑफ द डूअर्स। दिस प्रीसपोजेज दैट द पावर्स इन द नेचर आर लिमिटेड। पावर सबकी क्या है? लिमिटेड है। तो देखो क्या लिख रहा है, इट इज अ फंडामेंटल रूल ऑफ कंपनी लॉ दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कंपनी कैन बी डिपार्टेड ओनली टू द एक्सटेंट बाय द एक्ट दस फार एंड नो फर्दर। यानी कि एमओए में आप कोई चीज लिखोगे तो वो एमओए कंपनीज एक्ट तक जा सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर सॉर्सरर सुप्रीम या वोंग तक जा सकती है, उससे ऊपर नहीं जा सकती, है ना। तो एमओए भी कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकता, एमओए के ऑब्जेक्टिव भी उसकी बियॉन्ड नहीं जा सकते। इन कॉन्सिक्वेंस एनी एक्ट डन और अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी विच ट्रेवल्स बियॉन्ड द पावर्स not only of the directors but also of the company is wholly void। अगर आपने डायरेक्टर्स की पावर को तो वायलेट किया ही किया, कंपनी की पावर को भी वायलेट कर दिया, एमओए की पावर को भी वायलेट कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो क्या है? पूरी तरह वॉइड है और इनऑपरेटिव है इन लॉ एंड इज देयरफॉर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। ठीक है, तो अ कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन्ड। रिस्ट्रेंड मतलब बांधा जा सकता है। जैसे तुम बचपन में शैतानी करते थे तो मम्मी पलंग से बांध देती थी या तुम्हें दरवाजे से बांध दिया, नहीं तो तुम तंग करते थे तो क्या कर रहे हैं? तुम्हें रिस्ट्रेन कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो ऑन दिस अकाउंट अ कंपनी में बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉइंग इट्स फंड फॉर द पर्पसेज अदर देन दोज सैंक्शनड बाय द मेमोरेंडम। कंपनी अपने पैसे को मिस यूटिलाइज ना करे, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन डाली गई है। ठीक है, तो क्या लिख रहा है? अ कंपनी कैन नाइदर बी सूड ऑन अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन नॉर कैन इट सू अपॉन इट। अगर आपने कोई भी चीज, जैसे मैंने बोला आम का कॉन्ट्रैक्ट किया था, सॉरी आम का ऑब्जेक्टिव था आम में डील करोगे, खरीद लिए सेब, तो अगर तुमने सेब ले लिए, मतलब तुमने कंपनी को सेब बेच दिए, क्या तुम कंपनी से सेब वापस ले सकते हो? नहीं। सेब के पैसे ले सकते हो? नहीं। इस चीज के लिए कंपनी पे केस कर सकते हो? नहीं। ठीक है। सिंस एमओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। देयरफॉर व्हेन वन पर्सन डील्स विद द कंपनी, ही इज डीम्ड टू नो अबाउट द पावर्स ऑफ द कंपनी। डीम्ड का मतलब है पहले से मान के चलेंगे, प्रिज्यूम करके चलेंगे, अज्यूम करके चलेंगे। हाँ, तुमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा ही नहीं है, तुम्हें समझ भी आ गया है। If in spite of this you enter into a transaction which is ultra vires the company, you cannot enforce it against the company। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल है, इसको पढ़ लेना बाद में। तो देखो क्या लिख रहा है, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी। एक एक्ट अल्ट्रा वायर्स द कंपनी कब होगा? जब किसके बियॉन्ड जाए? है एमओए के बियॉन्ड जाए। अल्ट्रा वायर्स द कंपनी कब है? जब एमओए के बियॉन्ड चला जाए। तो इट कैन नॉट बी रैटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स। सर व्हाट इफ 100% शेयर होल्डर्स अग्री कर रहे हैं कि हाँ हमें ये करना है, एमओए में लिखा है, मान लो एमओए में लिखा है 50 लाख तक कैपिटल आप इशू कर सकते हो, आपने 50 लाख इशू कर ली, अब आप चाह रहे हो 50 लाख और इशू करना। ठीक है, एमओए में लिखा है 50 लाख ही, सर 100% शेयर होल्डर्स अप्रूवल दे रहे हैं कि हाँ इशू कर लो, अब कर सकते हैं क्या सर? नहीं।
मतलब यूनानिमस रेजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर। यूनानिमस का मतलब है सभी की सहमति, 100% अप्रूवल भी मिल जाए तब भी नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमओए को ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे समझ लो सामने दीवार खड़ी हो गई है, दीवार के पार नहीं जा सकते, दीवार तोड़नी ही पड़ेगी। ठीक है, एक्सटेंड ही करना पड़ेगा। तो देखो क्या लिख रहा है, समटाइम्स एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स कैन बी रेगुलराइज्ड बाय रैटिफाइंग इट सब्सिक्वेंटली। कभी कभी कोई एक्ट जो आपकी पावर के बियॉन्ड है उसको हम ठीक कर सकते हैं, वो हमने पढ़ लिए। डायरेक्टर्स वाले मेंबर्स ठीक कर सकते हैं आर्टिकल्स के अंदर, आर्टिकल्स वाले भी मेंबर्स ठीक कर सकते हैं क्योंकि वो एमओए के अंडर है। तो वही चीज लिखी है, इफ एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स कैन रेटिफाई इट। If an act is ultra vires the articles, the company can alter the articles. If the act is within the powers of the company but is done irregularly, shareholder can validate it. कंपनी की पावर के अंडर में जब तक है तब तक तो कर सकते हैं ठीक, बट उसके बियॉन्ड जाके नहीं कर सकते। ठीक है, द लीडिंग केस through which this doctrine was enunciated is that of Ashbury Railway Carriage and Iron Company Limited versus Rish 1875। 1875 का एक केस हुआ था जिसमें ये चीज डिसाइड हुई थी। तो देखो उस केस में हुआ क्या था, देखो द फैक्ट्स ऑफ द केस आर द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी वर। कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑब्जेक्टिव क्या क्या लिखे थे वो पढ़ो पहले। टू मेक, सेल और लैंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स। रेलवे कैरेज कौन से होते हैं, ट्रेन की बोगी, डब्बे, ट्रेन में जिनमें तुम बैठते हो वो रेलवे कैरेज या रेलवे वैगन बोलते हैं। तो ये कंपनी एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी क्या करेगी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बनाएगी, बेचेगी या भाड़े पे देगी क्या, रेलवे कैरेज एंड वैगन्स। और क्या कर सकती है, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर्स का बिजनेस करेगी और जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का काम करेगी। परचेज, लीज, सेल एंड वर्क माइंस। माइंस समझते हो ना, जैसे कोयले की खान हो गई, डायमंड की खान होगी, माइंस। तो माइंस परचेज करेगी, लीज पे देगी, बेचेगी, या माइंस में काम भी कर सकती है। परचेज एंड सेल एज मर्चेंट्स और एजेंट्स कोल, टिम्बर, मेटल्स एटसेट्रा। तो जितने भी कोल हैं, टिम्बर है, मेटल्स जो यहाँ माइंस से निकलेंगे ना, कोल निकलेगा, मेटल निकलेंगे, ठीक है, इनको क्या करेंगे, परचेज करेंगे या सेल करेंगे एज मर्चेंट्स या फिर एज एजेंट्स। ये काम उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था। अब इस कंपनी ने देखो काम क्या किया, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रीश फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम एंड द कंपनी फर्दर रैटिफाइड दिस एक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो कंपनी ने क्या किया, रीश एक इंसान है, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या कि वो बेल्जियम में एक रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन होना है। तो क्योंकि वो रेलवे में ही इन्वॉल्व थे, उन्होंने क्या कहा, हम इस रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करेंगे। फाइनेंस करने का मतलब क्या है, हम इसमें पैसा लगाएंगे, आपको पैसा देंगे, आप उससे रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करना कहाँ पे, बेल्जियम में। और कंपनी के शेयर होल्डर्स ने इस बात को अप्रूव भी कर दिया स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, आप शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग बुलवाते हो और उस मीटिंग में अगर 75% लोग हाँ कर देते हैं उस मैटर पे तो वो मैटर अप्रूव हो जाता है, उसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई, 75% लोगों ने हाँ भी कर दी और कंपनी ने इसको अप्रूव कर दिया। ठीक है, आगे कुछ टाइम बाद कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। कंपनी ने क्या बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगी। कंपनी रेप्यूडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट एज बीइंग अल्ट्रा वायर्स। कंपनी रेप्यूडिएट का मतलब क्या है, कैंसिल। कंपनी ने मना कर दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगी क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स है। ठीक है,
तो फिर रीश ने केस ठोका, ठीक है, रीश ने कंपनी पे केस ठोका कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करके तोड़ा कैसे। तो कोर्ट में जब मुद्दा पहुंचा तो कंपनी ने बोला कि कोर्ट को, कोर्ट जी जज साहब आप देख लो मेरा ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज में अगर कहीं लिखा है कि मैं रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन फाइनेंस कर सकती हूँ तो बता दो। कोर्ट ने देखा, उसको लगा नहीं है, तो रीश ने क्या बोला, रीश ने बोला आप जनरल कॉन्ट्रैक्टर से काम कर रहे हो, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का काम होता है कि वो फाइनेंसिंग भी कर सकते हैं जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, तो आपका काम ऑब्जेक्ट क्लॉज में फॉल करता है, आपने फाइनेंसिंग अलाउड करनी चाहिए, आपको फाइनेंसिंग आप कर सकते हो। तो कोर्ट ने फिर क्या बोला, कोर्ट ने बोला ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वर्ड है अगर आप इसको इस सेंस में पढ़ोगे जैसे आप पढ़ना चाह रहे हो रीश, तो ये कंपनी दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं कर सकती, क्योंकि जनरल कॉन्ट्रैक्ट में हर एक चीज़ आ जाएगी। हमें यहाँ पे जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स जो वर्ड है वो रीड करना पड़ेगा इन एसोसिएशन विद मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वर्क के साथ जनरल कॉन्ट्रैक्टर के वर्ड हम रीड करेंगे, हम इसको फाइनेंसिंग के साथ रीड नहीं करेंगे। यानी कि कंपनी एक बैंक की तरह काम नहीं कर सकती। फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, लोन देना, तो कंपनी लोन दे सकती है ये बात कहीं नहीं लिखी, तो यहाँ पे रीश हार गया और कंपनी वो केस जीत गई, क्योंकि कंपनी के एमओए के बियॉन्ड था, एमओए में तो लिखा ही नहीं ना। तो ये जो बात आ रही ना कि आप अल्ट्रा वायर्स द कंपनी को ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ये बात इस केस ने कंफर्म कर दी, ठीक है। तो ये पूरी चीज वही है जो मैंने डिस्कस करी है, ठीक है। एन अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी मेड बाइंडिंग ऑन द कंपनी, इट कैन नॉट बिकम इंट्रा वायर्स बाय रीजंस ऑफ एस्टॉपल, एक्विजिशंस, लैप्स ऑफ टाइम, डिले और रैटिफिकेशन। सिंपल सेइंग, कोई भी एक्ट जो अल्ट्रा वायर्स द कंपनी है आप उसको वो नहीं कर सकते, इंट्रा वायर्स कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। द होल पोजिशन रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स कैन बी समड अप एज व्हेन एन एक्ट इज परफॉर्म्ड विच इज लीगल इन इटसेल्फ, इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए और बाय द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब होता है यहाँ पे एक्ट। कोई भी एक्ट आप कर रहे हो जो एमओए को बियॉन्ड चला गया है, ये एक्ट की बियॉन्ड चला गया, भले ही वो काम लीगल है बट आपके एमओए की बियॉन्ड चला गया, ये एक्ट की बियॉन्ड चला गया है, तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। It is said to be ultra wires the company and hence null and void. An act which is ultra wires the company cannot be ratified even by the unanimous consent of all the shareholders. ये बात मैंने कहा था, 100% शेयरहोल्डर से अप्रूवल भी ले लो तब भी काम नहीं कर सकते। An act which is ultra wires the directors but intra wires the company can be ratified by the members through a resolution passed at a general meeting. If an act is ultra vires the articles, it can be ratified by altering the articles by a special resolution at a general meeting, ठीक है। आगे, however, the disadvantages of this doctrine outweigh its main advantage, namely to provide protection to the shareholders and the directors. Although it may be useful to the members in restraining the activities of the directors, it is only a nuisance insofar as it prevents the company from changing its activities in a direction which is agreed by all. तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि वही है ना, हर चीज़ के प्रोज हैं, हर चीज़ के कॉन्स हैं, हर चीज़ के एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि डायरेक्टर्स अपनी औकात से बाहर जाके कोई काम ना कर लें, बट साथ ही साथ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि अगर मान लो कंपनी को कोई चीज़ करनी है जो कंपनी के हित में है, बेनिफिट में, सब लोग हाँ भी कर रहे हैं बट कंपनी वो काम नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि उसके एमओए के बियॉन्ड जा रहा है वो चीज़, तो उसके बेनिफिट भी हैं, उसके डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। तो अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। इसमें भी कितना रह गया, आर्टिकल्स है एक, एमओए एओए है, उसका डिफरेंस आ गया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा एक,
एक्सेप्शंस। हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बताओ आज की क्लास में किसी को कोई डाउट, कोई चीज़ पूछनी तो बोलो। नहीं, चलो जी, तो आज फिर इतना ही करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।